discussing our chapter number 1, Glorious India dating to the 1206 BC. Students, हमने इसकी जो थी आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने बिगनिंग से शुरू किया था। बिगनिंग मींस हमने इंडिया की जो एक ग्लोरियस पार्ट था उसको देखा और धीरे धीरे हम आगे आए। हमने मौर्य डायनेस्टी को कंसर्न किया। हमने मौर्य डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ फेमस रूलर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस किया, बिंदुसार को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ग्रेट अशोका के बारे में जाना, ओके। और उसके बाद में हमने एक पूरा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और इसी के साथ हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर। तो आज की तारीख को हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। और इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप एक चीज मेरी नोट करेंगे कि अभी तक हम बीसी में चल रहे हैं। देखिए बीसी जैसा कि आपको ऑलरेडी आपने लास्ट क्लास में भी देखा, मैंने बताया भी है कि बीसी मतलब हम लोग एक बैकवर्ड काउंटिंग में चल रहे हैं, इतिहास को उल्टी दिशा में पढ़ रहे थे। लेकिन बीसी के बाद अब हम लोग आते आते जब हम चंद्रगुप्त फर्स्ट की तरफ आएंगे, अपने आगे वाले टाइम पीरियड को पढ़ना शुरू करेंगे तो ये टाइम पीरियड जो है एडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये कह सकते हैं कि बिफोर क्राइस्ट वाला जो टाइम पीरियड है आपका वो एडी में कन्वर्ट होने जा रहा है, एंड और डोमिन में कन्वर्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हमारा एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी, ओके। मौर्य डायनेस्टी के बाद आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी द मोस्ट फेमस एंड द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वाज द गुप्ता डायनेस्टी। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो वैदिक कल्चर था, है ना, उसको वापस री एस्टेब्लिश करने का काम जो था वो मौर्य डायनेस्टी में हुआ। या ये कह सकते हैं कि सही मायने में जिस इंडियन कल्चर को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये इंडियन कल्चर जो था वो गुप्ता डायनेस्टी से बड़ी ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। एक चीज और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बच्चों कि गुप्ता डायनेस्टी से पहले तक भारत के अंदर मंदिर निर्माण नहीं शुरू हुए थे। मंदिरों को बनाना और वहां पर मूर्ति रखकर पूजा करना ऐसा चलन कहीं नहीं था। गुप्ता डायनेस्टी के साथ ही भारत में मंदिरों की स्थापत्य कला या टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत मानी जाती है। और इसी के साथ जो महाभारत जैसा ग्रेट एपिक था, इसका जो लास्ट जो पूरा कलेक्शन इस पूरे एपिक को कलेक्ट करने का जो काम था वो गुप्त एरा के अंदर खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि इंडियन कल्चर का एक बहुत ही ग्लोरियस पार्ट हम लोग इस टॉपिक के अंदर अपना कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और इसी के साथ जो आपने आर्यभट्ट, बराहमिहिर जैसे फेमस नाम सुने, कहीं न कहीं कालिदास, है ना, वो सारे के सारे नाम इसी एरा से रिलेटेड है, ठीक है। तो टोटल ये कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही ग्लोरियस पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज द गुप्ता डायनेस्टी, द फाउंडर वाज द श्रीगुप्त। इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। देखिए अभी श्रीगुप्त था, ही वाज नॉट एन एक्चुअल रूलर, ही वाज द सामंत। और ये कह सकते हैं कि ये शकाज के सामंत थे। We already discussed about the Shakaz in our last class। जब हमने क्षत्रप डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में महाराष्ट्र के ऊपर एक फॉरेन इन्वेडर्स आए और उन्होंने अटैक किया और महाराष्ट्र वाला पूरा रीजन जो था वहां पर एक नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी जिसका नाम था शक क्षत्रप डायनेस्टी। और इस शक क्षत्रप डायनेस्टी को गौतमीपुत्र शातकर्णी ने खत्म किया। तो ये वही शकाज है जो आगे आकर वापस इंडिया पर अटैक करते हैं। इंडिया का कई सारा पार्ट इन्होंने अपने अंडर में ले रखा था और इसी शकों के अंडर में ये लोग एज अ लॉर्ड सामंत की तरह काम करते थे, जो बाद में इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट हो गए और एक नए रूलर बन गए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि किसी समय में श्रीगुप्त जो है वो शकों के अंडर में काम करता था, शकों का सामंत था, लेकिन बाद में इसने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया। तो ये कह सकते हैं पहली चीज दैट द श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका एक 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ओके। एंड सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ द श्रीगुप्त हिज सन घटोत्कच वाज
श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच एक नया राजा बना। और इसी के साथ एक चीज और बच्चों कि घटोत्कच अबाउट द टाइटल ऑफ द महाराज। देखिए महाराज एक उपाधि थी जो बेसिकली किसी किंगडम का, इंडिपेंडेंट किंगडम का राजा बनने वाला व्यक्ति धारण करता था। तो घटोत्कच इस डायनेस्टी का पहला राजा था जिसने अपने नाम के साथ एक टाइटल जोड़ा था। टाइटल क्या था? महाराज। ओके, आफ्टर द घटोत्कच चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकम द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम जो था वो गुप्त डायनेस्टी का रूलर बना। और इसी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस भी करेंगे। और बहुत ही पावरफुल रूलर था। इसका खुद का जिस तरह से अशोका का एक बहुत बड़ा सपना था दिग्विजय का, उसी तरह से इसका भी बहुत बड़ा सपना था कि जैसे तैसे ये चाहता था कि वो जितना भी इंडिया का जो रीजन है उसको एक छत्र राज करना चाहता था, पूरा यूनाइटेड करना चाहता था। ठीक है, और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था। एंड आफ्टर द चंद्रगुप्त सेकंड द कुमारगुप्त बिकम द रूलर एंड लास्टली स्कंदगुप्त। इसके बाद में और भी कई गुप्त रूलर हुए लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ मेन पर्सनालिटीज है जिनके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आज सबसे पहले गुप्त डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, टाइम पीरियड 320 टू 335 एडी। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड 320 से 335 एडी तक का था। ठीक है बच्चों, इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा चौथी बात आपको याद ही नहीं रखनी है, क्योंकि बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन चंद्रगुप्त में से बनता है फर्स्ट में से, तो हर बार बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, वो आता है ये वाला जो हम बता देंगे अभी। ठीक है, सो चंद्रगुप्त फर्स्ट इज ही अबाउट द टाइटल ऑफ द महाराजाधिराज। देखिए दो टाइटल भी मैंने बताया आपको, घटोत्कच अबाउट द टाइटल ऑफ द महाराज और चंद्रगुप्त अबाउट द टाइटल ऑफ द महाराजाधिराज। मतलब राजाओं में भी सबसे ऊपर, राजाओं में भी सबसे महान, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा? महाराजाधिराज। ओके, सेकंडली हिज वाइफ नेम वाज द कुमारदेवी हु वाज द प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी डायनेस्टी। ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। अब ये लिच्छवी क्या है? इट इज द नेम ऑफ द डायनेस्टी रिसाइड इन द रीजन ऑफ द नेपाल। लॉर्ड बुद्धा की टाइम पीरियड में, अगर आपने लॉर्ड बुद्धा के बारे में ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चों कि हमने कहीं ये वर्ड पढ़ा था लिच्छवी। ठीक है, ये डायनेस्टी थी जो कि किसी समय में नेपाल के अंदर रिसाइड करती थी। और इसी लिच्छवी प्रिंसेस कुमारदेवी से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने मैनेज करके शादी कर दी। और लास्टली इन 319 बीसी, 319 बीसी के अंदर ही स्टार्टेड द गुप्त एरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरे साल ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, चाहे आपके लिए ना हो चाहे बोर्ड एग्जाम में हो। और आपके बुक के पीछे भी ये वेरी शॉर्ट में दे रखा है कि हु स्टार्टेड द गुप्त एरा एंड व्हेन। ओके, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्त एरा। एरा मतलब संवत। आप कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर के अंदर अलग अलग संवत आते हैं। गुप्त संवत आता है, विक्रम संवत आता है, हिजरी संवत आता है। इसके अलावा भी 2-3 संवत और आपके कैलेंडर में लिखे हुए आते हैं। तो जो गुप्त संवत है, जो गुप्त एरा है, it was started by the चंद्रगुप्त फर्स्ट in the 319 BC। और यही एक मेन क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों। ओके, नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी इज द समुद्रगुप्त। टाइम एरा स्टार्टेड फ्रॉम द 335 टू 380 AD। इसका जो टाइम पीरियड है वो 335 से लेकर 380 तक है। अब देखिए अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको बच्चों ये बात बताई थी कि यहाँ पर 335 का मतलब ये नहीं कि इसका बर्थ का ईयर है। इसका मतलब है इट इज द टाइम ऑफ द कोरोनेशन, इसके राजा बनने का टाइम पीरियड है। ओके, इन इलाहाबाद प्रशस्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलाहाबाद प्रशस्ति इज रिटन बाय द हरिसेन हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त। आप बच्चों ये बात ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगभग पूछा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों की अभी तक की सिर्फ 2 टॉपिक में मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बता दिए हैं जो
हरिशेन। अब ये हरिशेन कौन था? हरिशेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त। बच्चों गौर से सुनना और इस चीज को याद कर लेना कि हरिशेन कौन थे। हरिशेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने अलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। लेकिन एक चीज और, अलाहाबाद प्रशस्ति इंडिविजुअली समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई थी। बेसिकली ये जो प्रशस्ति थी ये ग्रेट अशोका की थी, जिसमें बाद में कुछ लाइन्स समुद्रगुप्त की तारीफ में ऐड की गई और ये जो लाइन्स ऐड की गई वो किसने की? हरिशेन ने की थी। ठीक है, एंड ही वाज द रीजन बोर्न बाय द समुद्रगुप्त आर द टोटली 5। मतलब समुद्रगुप्त का जो किंगडम था वो 5 रीजन में डिवाइडेड था। फर्स्ट इज गंगा, यमुना, गोवा। मतलब गोवा का मतलब समझे, ये 2 रिवर्स है। ओके, ये तो है गंगा रिवर और ये है यमुना रिवर। तो ये 2 रिवर्स, 2 रिवर्स के बीच में है। आपने क्लास 9 में चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, जब हमने वैसे नाम के बारे में पढ़ा था कि दो अब क्या होता है, तो द एरिया बिटवीन 2 रिवर्स आर कॉल्ड द दोआ। तो गंगा और यमुना रिवर्स के मिडिल का जो पार्ट था वो इसके किंगडम में आता था। सेकंड आता था ईस्टर्न हिमालय। ओके, एंड द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ द ईस्टर्न विंध्या। अब यहाँ पर विंध्य रीजन का मतलब है कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ वाला जो रीजन है वो आज भी विंध्य रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही लंबी माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज। ओके, एंड देन ईस्टर्न डेक्कन और स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। कुछ पार्ट साउथ इंडिया का भी समुद्रगुप्त ने जीता था, which was later merged in his kingdom. ओके, और इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें 4 मार्क्स का बच्चों आपके क्वेश्चन आता है, जिसको मैंने ओनली 2 लाइन में और 4 वर्ड्स 4 पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्लियर किया है। समुद्रगुप्त मेंटेन द पॉइंट्स। इसने अपने टाइम पीरियड में अपनी विजयों को, अपनी ताकत को शो ऑफ करने के लिए कई सारे पॉइंट्स मेंट कराए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर इसको वीणा प्ले करते हुए, वीणा समझ गए, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वीणा, इसको वीणा बजाते हुए बताया गया है। और इसी तरह का एक पॉइंट और मिला है जिसमें इसको पराक्रमांक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ही वाज एक्सीलेंट इन द फाइन आर्ट। मतलब इसको कई तरह की आर्ट आती थी एंड ही वाज द गुड इन द म्यूजिक। ये म्यूजिक के अंदर बहुत अच्छा था। ये कैसे प्रूफ होता है? बाय द पॉइंट्स जिस पर इसको वीणा बजाते हुए बताया गया है। एंड ही वाज आल्सो अ वेरी गुड पोएट एंड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये चीज आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले समुद्रगुप्त से पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें थी जो उसे खास बनाती है। तो he maintained the points, he was excellent in the fine art and the music and was also excellent poet and devotee of the Lord Vishnu। तो ये जो टॉपिक है समुद्रगुप्त का हमारा यही खत्म होता है। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड टाइम पीरियड है 380 to 412 AD। चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड 380 से 412 तक चलता है और ही वाज द सन ऑफ द समुद्रगुप्त। याद रखते जाइएगा, ऑलरेडी मैंने आपको ये सारा सिस्टम है चेन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त एंड ही अबॉन द टाइटल ऑफ द देवराज एंड द देवगुप्ता। ये भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि हु अबॉन द टाइटल ऑफ द देवराज एंड द देवगुप्त। देवराज और देवगुप्त का टाइटल किसने अबॉन किया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड वाज आल्सो कॉल्ड एज द देवराज एंड द देवगुप्त। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसने अपने किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए वॉर के अलावा, मतलब युद्ध के अलावा, एक नई पॉलिसी अपनाई जिसको कहा गया मैरिज एलायंस। मैरिज एलायंस का मतलब समझे, अपने परिवार की मतलब अपने वंश का या अपने परिवार के विवाहित संबंध दूसरे राजाओं या दूसरे राज्यों के साथ स्थापित करना। इससे इसको 2 फायदे हुए। एक तो ये हुआ कि इसके आसपास, इसके किंगडम के आसपास जितना भी एरिया था, है ना, वो ये कंफर्म हो गया कि वो अपने पड़ोसी देशों से, अपने पड़ोसी किंगडम से बिल्कुल सेफ है। और सेकेंडली ये हुआ
कि कहीं ना कहीं इसने अपने मैरिज एलायंस बनाकर या वैवाहिक संबंध बनाकर दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे वंशों के साथ इसने अपने किंगडम को बड़ा करना शुरू किया, एक्सटेंड करना शुरू किया, ठीक है। और इसी पॉलिसी को बाद में अकबर ने भी अपनाया। आप आगे पढ़ेंगे और अकबर की नॉर्मल हिस्ट्री हम सबको पता है कि अकबर ने राजपूत संबंध स्थापित किए, है ना, मुगल राजपूत मैत्री संबंध बनाए उसने, क्योंकि अकबर को पता था कि अगर उसे भारत पर एक बहुत लंबे समय तक राज करना है तो उसे राजपूतों को खुश रखना पड़ेगा, उनसे उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और यही कारण था कि अकबर ने भी इसी पॉलिसी को अपनाया। और उससे अकबर की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको बहुत कम ऐसा मौका मिलेगा जहां हम मेवाड़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा प्रताप के साथ उनका युद्ध हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अकबर ने पूरे कई सारे राजपूत राजाओं के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मैरिज एलायंस बनाए और इस तरह से इसने अपने किंगडम को बहुत बड़ा कर लिया था, ठीक है। तो बिना लड़ाई झगड़े के अपने साम्राज्य को बढ़ाया और ही कॉन्क्यूर्ड द वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। इसी के साथ में इसने इंडिया के वेस्टर्न मालवा और गुजरात वाला रीजन जीता। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिया का जो मैप है, ठीक है ना, ये तो हो गया गुजरात, है ना, और गुजरात में पहले वेस्ट जिसको आप प्रेजेंट रखते हैं ना, और ये कुछ चीजें हो सकता है शायद थोड़ा सा इधर वाला महाराष्ट्र वाला, तो बेसिकली गुजरात और मालवा वाला जो रीजन है वो चंद्रगुप्त सेकंड ने कंक्योर कर लिया था। एंड ही मेड द उज्जैन एज हिज सेकंड कैपिटल। इसने उज्जैन को अपनी दूसरी कैपिटल बनाया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड की सेकंड कैपिटल क्या थी, इट वाज उज्जैन। एंड ही अटेनिंग द विक्ट्री ओवर द शका। अब आपको याद आएगा कि अभी मैंने अपनी क्लास को स्टार्ट करते समय ये इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो श्रीगुप्त थे ये किसी समय में शक जो थे, जो फॉरेन इन्वेडर थे, जो ऑलरेडी भारत पर राज कर रहे थे, है ना, इनको इसने पूरी तरह से हरा दिया, विक्ट्री जीत हासिल की शकों पर। एंड अपॉन द टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य, और इसी के बाद इसने अपना नाम क्या नया टाइटल जोड़ा जिसका नाम था विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है और एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है बच्चों कि हु अपॉन द टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य एंड व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाएगा कुमारगुप्त एंड महेंद्रादित्य, ठीक है। इसका टाइम मिला है 448। हालांकि कुमारगुप्त को इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है आपने इस टॉपिक का, लेकिन फिर भी इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी चीज इसने कर डाली जिसके कारण इसको याद किया जाता है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। एंशिएंट इंडिया में पूरे वर्ल्ड की इकलौती सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, है ना। तो ये थी जहाँ पर पूरी दुनिया से कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते थे, स्कॉलर्स आते थे जो यहाँ पर पढ़ते थे, भारत के कल्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और भी कई सारी चीजें, मेडिकल साइंस, है ना, वो सारी जो अपन कह सकते हैं नॉलेज है, नॉलेज का भंडार था ये नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसको वर्ल्ड की सबसे पहली ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको एस्टैब्लिश करने का काम किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। और इसी कारण कुमारगुप्त का नाम, मतलब कुमारगुप्त ने, हालांकि अपने किंगडम में हम आप हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ेंगे कि कुमारगुप्त ने कोई वॉर जीता या कुछ भी, लेकिन फिर भी इसने नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। एंड हिज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सौराष्ट्र आता है गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र टू द बंगाल। इसका जो किंगडम था वो सौराष्ट्र से लेकर बंगाल, वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना। एंड फेस द रिवॉल्ट ऑफ द पुष्यमित्र। इसके टाइम में फॉरेन इन्वेडर्स आए जो थे पुष्यमित्र कहलाए और दे अटैक ऑन द हिज रीजन। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बच्चों इन टुडेस क्लास वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ द गुप्तास डायनेस्टी। आपके ऑलमोस्ट कितने से टॉपिक में से समुद्रगुप्त, दिस टॉपिक कंटेन द 4 मार्क्स इन द एग्जाम। आपको कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन समुद्रगुप्त में से पूछा जाता है। एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द चंद्रगुप्त फर्स्ट के अंदर से ये क्वेश्चन लगभग आता है, ठीक है। एंड देवराज देवगुप्ता द टाइटल वाज अपॉन बाय चंद्रगुप्त एंड हु एस्टैब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये देख सकते हैं कि आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर कम से कम 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमने
बाकी आगे के जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू।